हेलो एवरीवन, मैं संजय रस्तोगी और आज मैं आपसे बात करूंगा इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम के लेक्चर 2 में। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि भारतीय लेखा पद्धति या भारतीय बहीखाता प्रणाली क्या होती है। इसमें मैंने आपको बताया रोकड़ बही क्या है, कच्ची रोकड़ बही क्या है, पक्की रोकड़ बही क्या है, जमा नकल बही क्या होती है, नाम नकल बही क्या होती है, ईटीसी एंड डीटीसी। इसको डिटेल से यदि आपने पिछला लेक्चर अटेंड नहीं किया है तो आप पीछे वाले लिंक पर जाकर, पीछे वाले वीडियो पर जाकर उसकी पहले डिटेल ले सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि रोकड़ बही बनाते कैसे हैं। रोकड़ बही हम बनाते कैसे हैं। भारतीय बही खाता प्रणाली में जो पहली स्टेज है उसमें हम लिखा पढ़ी किस तरीके से करते हैं। तो स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा होगा पहला क्वेश्चन। ओके, पहला क्वेश्चन दिख रहा है कच्ची रोकड़ बही। ठीक, तो जरा हम इस सवाल को पढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और नीचे लिखा भी हुआ है, ये यूपी बोर्ड 2011 में आया हुआ प्रश्न है। पहले ये जब 11th और 12th कंबाइन हुआ करता था तो ये चैप्टर 11th में भी आपको पढ़ना पड़ता था और यही 12th में भी पढ़ना पड़ता था। क्योंकि अब 11th और 12th अलग अलग हो गए हैं इसलिए ये सीन है, और चूंकि पहले कंबाइन थे इसीलिए यहाँ पर इस पे लिखा है यूपीबी 2011। तो देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित लेन देनों को सर्वश्री राम प्रसाद हरि प्रसाद की रोकड़ बही में 16 दिसंबर 2010 बृहस्पतिवार मिति पौष सुदी 10 संवत 2067 को लिखिए। मैंने आपको बताया था इसमें अंक जो है हिंदी के बनते हैं, इंग्लिश के बनते नहीं है। नंबर 2 मैंने आपको बताया था इसमें कॉलम खींचे नहीं जाते, पेज को मोड़ कर कॉलम बनाए जाते हैं। जैसे अभी तक हम लोग क्या करते थे, स्केल लेते थे, स्केल से कॉलम खींचते थे। यहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो सवाल आपका दे रखा है व्यापार आरंभ किया, श्यामलाल से प्राप्त किए और ये सब दुनिया भर का। ठीक, इनसे आपको, इनकी सहायता से आपको रोकड़ बही, कच्ची रोकड़ बही तैयार करनी है। ठीक है, तो अब जरा मैं पेज को जूम कर लेता हूँ। यस, देखिए आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है और देखिए सबसे पहले लिखा है व्यापार आरंभ किया। तो देखिए कच्ची रोकड़ बही बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पन्ने को 2 हिस्सों में बांट लेते हैं। ठीक, ऊपर लिखा कच्ची रोकड़ बही पन्ना नंबर, पन्ना नंबर आप कुछ भी डाल सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 जो भी। वैसे व्यवहारिक जीवन में पन्ना उसके पीछे वाले के हिसाब से अगला पड़ता है। जैसे पीछे पेज नंबर 60 है तो यहाँ 61 हो जाएगा, 70 है तो 71 हो जाएगा। ओके, फिर यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखते हैं, श्री गणेश जी सदा सहाय। जो भी पौष सुदी वगैरह जो भी कुछ दे रखा हो, ये पौष सुदी वगैरह ये ऊपर सवाल में दे रखी होती है। तो देखिए यहाँ पर दे रखा है मिति पौष सुदी 10 संवत 2067। तो जैसा दे रखा होगा हम वैसे ही लिखते हैं, मिति पौष सुदी 10 संवत 2067, बार बृहस्पतिवार 16 दिसंबर 2010। ठीक, अब पन्ने को 2 हिस्सों में बांट देते हैं, इधर वाला पक्ष होता है जमा, इधर वाला होता है नाम। पन्ने को 2 हिस्सों में बांट देते हैं, आधा आधा कर दिया। पहला हिस्सा होता है जमा, दूसरा हिस्सा होता है नाम। और मैंने आपको बताया था कच्ची रोकड़ बही में कितनी सलें होती हैं, 8 सलें। इनमें कॉलम को सले बोला जाता है। 8 कैसे करते हैं, पहले पन्ने को आधा किया, फिर उसका आधा किया, फिर उसका भी आधा कर दिया। तो जब हम 3 बार पन्ने को आधा आधा करके मोड़ते हैं तो 8 सलें बन जाती हैं। ठीक, तो सबसे पहला देखिए क्या है, व्यापार आरंभ किया 10,000 रुपए। तो देखिए सिद्धांत क्या होता है, आवे सो जमा, समझिए मेरी बात, आवे सो जमा और जावे सो नाम। सिद्धांत क्या है, फिर समझिए, आवे सो जमा, जावे सो नाम। यानी व्यापार के पास आ रहा है तो वो जमा में आएगा,
व्यापार के पास से जा रहा है तो नाम में आएगा। ठीक, तो व्यापार आरंभ किया 10,000 रुपए से, तो सीधी सी बात है व्यापार को 10,000 रुपया आया, तो लिख दिया 10,000 रुपया श्री पूंजी खाते जमा, क्योंकि व्यापार में जो भी पैसा लगाते हैं वो क्या कहलाता है, पूंजी कहलाती है। ठीक, नीचे लिख दिया 10,000 रुपए की रोकड़ पूंजी लगाई और लाइन खींच दी। ठीक, उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद लिखा है श्याम लाल से 550 रुपए प्राप्त हुए, तो श्यामलाल से प्राप्त हुए यानी रुपया आया, और मैंने आपको क्या बताया, आदेशो जमा, तो लिख दिया 550 रुपया श्री श्यामलाल के जमा, या भाई श्यामलाल के जमा, कुछ भी लिख सकते हैं, श्री श्यामलाल के जमा। नीचे लिखा 550 रुपया श्यामलाल से प्राप्त, और किसके मार्फत, रामलाल, जिसकी मार्फत यानी जिस श्यामलाल से मिले, और देने कौन आया, रामलाल देने आए, तो जो देने आया या जिसने दिए उसका हमने लिख दिया मार्फत इनसे प्राप्त हुए। ठीक, समझ आ रही है बात। आगे देखिए क्या कह रहा है, आगे देखिए कह रहा है 10 जोड़ा धोती दर 20 रुपया प्रति जोड़ा खरीदा। 100 जोड़ा धोती 20 रुपए के हिसाब से खरीदा। 20 थान लट्ठा 400 रुपए प्रति थान गौतम हाउस से खरीदा। ये सब अलग अलग दे रखा है। अब यहाँ पर हमने 100 जोड़ा धोती खरीदे हैं 20 रुपए के हिसाब से, 100 जोड़ा खरीदा है 20 के हिसाब से, यानी 100 × 20 बराबर 2000। खरीदेंगे तो क्या हुआ, रुपया जाएगा, आवे सो जमा और जावे सो नाम, तो खरीदा है तो रुपया जाएगा, तो लिख दिया 2000 रुपया श्री माल खाते नाम, क्योंकि माल आएगा रुपया जाएगा, तो लिख दिया 2000 श्री माल खाते नाम। नीचे लिखा 2000 100 जोड़ा धोती 20 रुपए प्रति जोड़ा नगद खरीदा। नीचे लिख देंगे 100 जोड़ा धोती 20 रुपया प्रति जोड़ा नगद खरीदा। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। आगे देखिए क्या लिखा है, 20 थान लट्ठा 400 रुपए प्रति थान गौतम हाउस से खरीदा, गौतम क्लॉथ हाउस से खरीदा। तो 20 थान है 400 रुपए के हिसाब से, 4 दूनी 8000 रुपए का माल खरीदा, और किससे, गौतम से खरीदा है। तो देखिए जब भी किसी से हम माल खरीदते हैं और वो माल के आगे नगद नहीं लिखा है तो वो लेन देन उधार कहलाता है। मेरी बात याद रखिएगा, अक्सर स्टूडेंट यहीं पर गलती करते हैं और इसी कारण उनका सवाल गलत हो जाता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, ध्यान दीजिए, जब भी हम किसी से माल खरीदे और नगद ना लिखा हो तो वो उधार कहलाता है, और उधार लेन देन कच्ची रोकड़ वही में दोनों जगह लिखा जाता है, यानी जमा में भी आएगा और नाम में भी आएगा, यानी जमा में भी आएगा और नाम में भी आएगा। कैसे आएगा समझिए, 20 थान खरीदा है 400 रुपए प्रति थान के हिसाब से, 8000 रुपए का माल खरीदा है, तो जो माल खरीदेंगे वो तो माल खाते नाम लिखा जाएगा, क्योंकि माल खरीदेंगे तो रुपया तो कभी ना कभी देना पड़ेगा, तो माल खाते नाम होगा, और जिससे खरीदते हैं हम उसे जमा में डाल देते हैं। तो देखिए कैसे होगा ये, सबसे पहले तो हमने 8000 का माल खरीदा, लिख दिया 8000 रुपए श्री माल खाते नाम, फिर नीचे लिखा 8000 20 थान लट्ठा 400 रुपए प्रति थान के हिसाब से उधार खरीदा। ठीक, अब क्या करेंगे, अब हम इसको जमा पक्ष में जिससे खरीदा है उसको जमा कर देंगे, तो लिख दिया जमा पक्ष में 8000 श्री गौतम क्लॉथ हाउस के जमा, 8000 रुपए उधार माल खरीदा। फिर समझिए, जब भी किसी से माल खरीदेंगे या बेचेंगे और उसका नाम दिया है और नाम के साथ नगद नहीं दिया है तो वो उधार लेन देन होता है। चाहे उधार खरीदे चाहे उधार बेचे, कच्ची रोकड़ वही में उधार खरीद और उधार बिक्री का लेखा दोनों जगह किया जाता है। उधार खरीद और उधार बिक्री का लेखा दोनों जगह किया जाता है, जमा में भी नाम में भी। तो हमने गौतम क्लॉथ से खरीदा तो पहले लिखा माल खाते नाम, फिर गौतम क्लॉथ के जमा कर दिए 8000 रुपए श्री गौतम क्लॉथ हाउस के जमा। ओके, आगे देखिए, आगे लिखा है 50 जोड़ा धोती दर 40 रुपए प्रति जोड़ा नगद बेचा है। अब यहाँ पर नगद बेचा है तो बेचेंगे तो रुपया आएगा। 50 जोड़ा धोती 40 रुपए के हिसाब से 2000 का माल बेचा तो लिख दिया 2000 रुपए श्री माल खाते जमा। 2000 50 जोड़ा धोती 40 रुपए के हिसाब से नगद बेचा, काम खत्म। आगे 5 थान लट्ठा 500 रुपए प्रति थान मथुरा प्रसाद को बेचा
अब देखिए मथुरा प्रसाद को बेचा, नाम आया और नगद शब्द नहीं आया, तो ये कैसा है, उधार बिक्री। अभी मैंने आपको बताया था नगद बिक्री तो एक ही जगह आएगी, लेकिन उधार खरीद हो चाहे उधार बिक्री हो, दोनों जगह आएगी। अब आपने माल बेचा है कितना, 5 थान, 500 रुपए के हिसाब से 2500 रुपए का माल बेचा, तो 2500 रुपए का माल तो माल खाते जमा होगा, लेकिन जिसको बेचा है उसे नाम में डाल देंगे। तो 2500 रुपए तो हमने बिक्री डाल दी, 2500 रुपए श्री माल खाते जमा, 2500 रुपए 5 थान, 500 रुपए के हिसाब से उधार बेचा। और बेचा किसको है, मथुरा प्रसाद को, तो मथुरा प्रसाद को हमने नाम में डाल दिया, 2500 रुपए श्री मथुरा प्रसाद के नाम, 2500 रुपए का उधार माल बेचा, काम खत्म। आगे 400 रुपया किराया दिया, रुपया गया तो श्री किराया खाते नाम, 400 रुपया किराया दिया, दुकान खर्च खाते। ठीक, आगे 25 रुपया स्टेशनरी और 15 रुपया डाक पे दिया है, तो 25 15 40, ये क्या है, दुकान का खर्चा, तो 40 रुपया लिख दिया श्री दुकान खर्च खाते नाम, 25 रुपया स्टेशनरी, 15 रुपया डाक पे। अब आगे किसी भी तरीके की कोई सूचना नहीं है, तो क्या करेंगे, जमा वाला टोटल कर लेंगे, जमा वाला सॉरी यस जमा वाला टोटल कर लेंगे, ये 10,000, 550, 8,000, 2,000, 2500 टोटल कर दिया, तीसरे कॉलम में लिख देंगे। तीसरे कॉलम में देखिए, ये पहले कॉलम में होता है, ये अंदर नरेशन दूसरे कॉलम में आती है, और ये टोटल तीसरे कॉलम में लगा देंगे, अंडरलाइन कर देंगे। जैसे हम लोग ने अभी पहले अकाउंटिंग पढ़ी थी, तो उसमें टोटल आमने सामने करते थे, यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, जहां पे सवाल खत्म हो गया वहीं पे टोटल टांग देंगे। ठीक, इसी तरीके से नाम पक्ष का हमने टोटल कर लिया, ये सब टोटल किया, 2,000, 8,000, 2500, 440 सब टोटल कर लिया, ये आ गया 12,940। ठीक, ये आ गया 12,940, ये आ गया देखिए 12,940। ठीक, अब क्या करेंगे, 23,050 रुपया आया और 12,940 गया, तो 23,050 से 12,940 घटा देंगे, क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद बच के आएगा 10,110, इसको लिख देंगे श्री रोकड़ बाकी रहे। क्या लिख देंगे, श्री रोकड़ बाकी रहे, और उसके बाद जब टोटल करेंगे तो ये टोटल भी 23,050 हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने आज आपको कच्ची रोकड़ वही समझाने की कोशिश की, और आपको ये बताया कि कच्ची रोकड़ वही को लिखने का तरीका, बनाने का तरीका क्या होता है। मेरे हिसाब से आपको यहां पर एक बात तो समझ में आई होगी कि नियम कहता है आवे सो जमा और जावे सो नाम। रुपया आ रहा है तो जमा में, और जा रहा है तो नाम। माल खरीदेंगे तो रुपया जाएगा, चाहे हम नगद खरीदे चाहे उधार खरीदे, तो खरीदा हुआ माल हमेशा माल खाते नाम में आएगा। खरीदा हुआ माल माल खाते नाम में आएगा। इसी तरीके से माल बेचेंगे तो बेचे हुए माल से रुपया मिलेगा, चाहे आज मिले चाहे 10 दिन बाद मिले, तो रुपया आएगा, यानी बेचे हुए माल को हमेशा माल खाते जमा में लिखते हैं। ठीक, तीसरी बात, यदि माल उधार खरीदा है तो 2 लेन देन करेंगे, खरीदे हुए माल को माल खाते नाम लिखेंगे, और जिससे खरीदा उसे जमा में लिखेंगे, यानी दोनों तरफ लेखा करेंगे। इसी तरीके से यदि किसी को उधार बेचा है तो बेचे हुए माल को माल खाते जमा में लिखेंगे, और जिसको बेचा है उसको नाम में लिख देंगे, क्योंकि उससे हमको पैसा लेना होगा, और बाद में उसका शेष निकाल देंगे। और एक जरूरी बात, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले, लोगों को वीडियो शेयर करना ना भूले, लिंक शेयर करना ना भूले। अब सवाल आता है कि क्या इतना ही है, क्या इतना ही है, इतना ही है रोकड़ वही में? नहीं, इतना तो नहीं है, इससे तो बहुत सारा है। ठीक है, अब यदि आप ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो क्या करें, आपके मन में आ रहा होगा, आपके मन में आ रहा होगा यदि हमको ज्यादा पढ़ना हो तो क्या करें। तो देखिए, आप लोग क्या करेंगे, अपने गूगल पर जाएंगे, गूगल पर जाएंगे, और गूगल पर जाने के बाद उसके सर्च बॉक्स में जाएंगे। सर्च बॉक्स में जाने के बाद उसमें लिखेंगे www.isc.online। क्या लिखेंगे, www. लिख लीजिए www.isc.online।
जब आप www.ic.online पे जाके सर्च करेंगे तो कुछ इस तरीके से पेज खुल के आएगा। आपको यदि इसकी डिटेल से जानकारी चाहिए तो आप सर्च बॉक्स में जाके अकाउंटेंसी डालेंगे। जब अकाउंटेंसी डालेंगे तो ये 2 कोर्स निकल के आएंगे। नीचे वाले कोर्स को सिलेक्ट कर लेंगे। नीचे वाले को जब आप सिलेक्ट करेंगे तो कुछ इस तरीके से पेज खुल के आएगा। ये कोर्स आपको पूरा आपको 488 रुपए में आज की डेट में मिल रहा है। मजे की बात है, पूरा का पूरा सिलेबस है। 488 में ये मोबाइल पर आपके डाउनलोड हो जाता है, पूरा मोबाइल पर बना रहता है जीवन भर। 165 लेक्चर्स हैं इसमें। अब आप 488 रुपी इसमें क्यों खर्च करेंगे, तो आइए इसका एक छोटा सा प्रमोशनल वीडियो देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, मैं संजय रस्तोगी, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश से। मैं अपने बारे में बात करूं तो मेरी क्वालिफिकेशन MA, MCOM, LLB, EMBA, और मैं अपने छात्र जीवन में शुरू से टॉपर रहा हूं। मैं पिछले 22 सालों से अकाउंट्स और लॉ की क्लासेस रन कर रहा हूं। मैं अपने शहर फर्रुखाबाद में 11th 12th यूपी बोर्ड, CBSE, ISC, इसके साथ साथ BCom, MCom, CA फाउंडेशन, CS फाउंडेशन की क्लासेस को बहुत सक्सेसफुली एक ब्रांड के तौर पर, या यूं कहूं तो मोनोपोली के तौर पर रन करता चला आ रहा हूं। और इसके साथ साथ मेरी कई बुक्स भी अलग अलग पब्लिकेशंस के थ्रू आ चुकी हैं। मेरी प्रमुख बुक्स में जो मेरी कुछ मेन बुक्स हैं उनका मैं नाम आपको बता दूं, जो मैंने खुद लिखी हुई है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो कि विभिन्न यूनिवर्सिटीज में BCom पार्ट 1 के सिलेबस में चलती है। इसके साथ ही साथ बिजनेस स्टैटिक्स, जो कि कई यूनिवर्सिटीज में BCom पार्ट 1 में है, किसी किसी में BCom सेकेंड ईयर में भी है। ये किताबें मेरे द्वारा लिखी गई हैं। अब मैं आज आपसे बात करूं तो मैं आज बहुत खुश हूं, क्योंकि इंडिया स्किल कैपिटल ने मेरी नॉलेज और विजडम को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म दे दिया है। अभी तक तो मैं अपनी नॉलेज और विजडम फर्रुखाबाद के स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर पाता था। अच्छी बात यह है कि अब मैं अपने 22 सालों की जो नॉलेज और एक्सपीरियंस कहूं और विजडम जो कहूं, वो मैं ऑल ओवर इंडिया स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर पाऊंगा, जो कि आपके सामने है। मैं यहां अकाउंटेंसी का कोर्स लेकर आया हूं, जिसको मैंने फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटेंसी के तौर पर तैयार किया है ना, फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग के तौर पर, जिसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अब सवाल ये आता है, ये कोर्स किस किस के लिए बेनिफिशियल है। तो ये कोर्स 11th 12th यूपी बोर्ड, CBSE, ISC के स्टूडेंट्स के लिए उनके सिलेबस को कवर करेगा। साथ ही साथ CA फाउंडेशन और CS फाउंडेशन में जो अकाउंटेंसी का सिलेबस होता है उसको कवर करेगा। उसके बाद ये उन सभी लोगों के लिए कोर्स बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है जो अकाउंटेंसी की नॉलेज लेना चाहते हैं। इसके साथ साथ यदि कोई स्टूडेंट अकाउंटिंग की टैली सीख रहा है, तो टैली सीखते समय हमको यदि अकाउंटेंसी की नॉलेज अच्छे से है तो हम टैली भी बड़ा अच्छे से सीख पाते हैं। तो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत मदद करेगा, और ये उनके लिए भी और ज्यादा मदद करेगा जो लोग अकाउंटेंसी की बेसिक नॉलेज लेना चाहते हैं। अब बात आगे की आती है, इस कोर्स को करने के बाद आपको अकाउंटेंसी के फंडामेंटल की नॉलेज बहुत अच्छे से हो जाएगी, बहुत अच्छे से हो जाएगी। और जब नॉलेज आपको अच्छे से होती है तो आप अपना कोई भी काम बहुत इजीली कर पाते हैं। और आपको इसकी एक बात बताऊं कि ये जो अकाउंटेंसी का जो मैंने कोर्स तैयार किया है, ये बेसिक अकाउंटेंसी के तौर पर तैयार किया है। बेस अकाउंटेंसी मींस कोई भी स्टूडेंट, ये जरूरी नहीं कि वो कॉमर्स पढ़े, कोई भी स्टूडेंट ये जरूरी नहीं कॉमर्स पढ़े, कोई भी व्यक्ति जो अकाउंटेंसी की नॉलेज लेना चाहता है, इस कोर्स को करके
वो अकाउंटेंसी की ABCD सीख जाएगा। और अच्छी बात क्या है, इस कोर्स को करने के बाद आप किसी भी अकाउंटिंग के क्षेत्र में आप अकाउंटेंसी सीख सकते हैं। मींस आप इसको अकाउंटेंसी का कोर्स यदि कर लेते हैं तो इसके बाद आगे की जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की अकाउंटिंग आती है उसको बहुत इजीली सीख सकते हैं। आपको ये कोर्स इंडिया स्किल कैपिटल की प्लेटफॉर्म पर मिलेगा, जो हमारी वेबसाइट है www.isc.online। और इसकी एक एंड्रॉयड ऐप भी है जो कि प्ले स्टोर से और एप्पल स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, इंडिया स्किल कैपिटल के नाम से। तो स्टूडेंट्स, बाकी की सारी डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और आपको इसके क्या बेनिफिट्स होंगे ये भी मैंने वाई द कोर्स में दे रखी है। आप उसको पढ़ सकते हैं और आपको समझ आ जाएगा ये कोर्स। तो यहाँ से आपको ये समझ आ गया कि आखिर आपको ये कोर्स क्यों लेना चाहिए। आइए देख लेते हैं इस कोर्स में है क्या। ये कोर्स 20 चैप्टर्स में बांटा हुआ है। इस समय जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम चैप्टर नंबर 20 है। इस चैप्टर में कितने लेक्चर हैं, चलिए आइए देख लेते हैं इसको भी। इस चैप्टर में 3 लेक्चर्स दे रखे हैं ऑलरेडी, ठीक है। कुछ फ्री कोर्सेज भी हमारे यहाँ पर पड़े हुए हैं, आप इसको अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, सीख सकते हैं। ये ऑलरेडी ये पढ़े हुए हैं। देखिए, इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम लेक्चर 1 फॉर क्लास 11 कॉमर्स, इशू ऑफ डिवेंचर्स, ये 12th के लिए। ऐसे बहुत सारे कोर्स हमारे यहाँ पर पड़े हुए हैं, ठीक है। चलिए आइए देख लेते हैं। व्यू द कोर्स में 12th का भी आपको दिया होगा। तो देखिए यहाँ पर, ये देखिए पूरा दे रखा है, ठीक है। और ये फ्री में आप गेट नाउ, यहाँ पर जब जाएंगे तो आप ये फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारी बात की कि आप ये कोर्स क्यों करेंगे। अब इस कोर्स को परचेज करने का जो लिंक है वो हमारे इस वीडियो के लिंक के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। उसके बाद भी यदि आपको कोई समस्या आती है तो मैं अपना मोबाइल नंबर आप लोगों को दे रहा हूँ, आप इस पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और पूछ सकते हैं मुझसे यदि किसी भी प्रकार की कोई समस्या इस कोर्स को परचेज करने के बाद, या परचेज करने में, या पढ़ने में, या किसी तरीके की कोई समस्या आ रही है तो आप उससे बात कर सकते हैं। इन द लास्ट मैं एक ही बात कहूंगा कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। क्यों? क्योंकि इससे जब आप बेल आइकन क्लिक कर देंगे तो जो भी हमारी नई अपडेट्स आएंगी वो अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। और मैं आपको एक बात बता दूं, इस चैनल के माध्यम से ऐसा ही नहीं है कि केवल 11th-12th की ही आपको अकाउंटेंसी के बारे में यहाँ जानकारी दी जाएगी। यहाँ पर आपको 11th-12th की जानकारी भी मिलेगी, बीकॉम की भी मिलेगी, एमकॉम की भी मिलेगी, CSCS फाउंडेशन की भी तैयारी आपको मिलेगी, और बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में जो तैयारी करने के लिए या जो हमको हिट करने के लिए जो काम करना पड़ता है, वो मेरे स्तर से जितना मुझे ज्ञान है वो मैं यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से आपको देने की कोशिश करूंगा। तो आप लोगों का एक शेयर, एक सब्सक्राइब और एक वीडियो का लाइक मेरे मनोबल को बढ़ाता है। तो मैं आप लोगों से ये अपेक्षा करता हूं कि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आप जिन जिन ग्रुप्स में हैं उन ग्रुप्स में हमारे इस वीडियो को शेयर करिए। क्या पता आपके द्वारा किया गया एक शेयर किस छात्र की जिंदगी बदल दे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर।